नमस्कार साथियों, मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की एक नई कहानी जो हमारे उत्तराखंड परिक्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र का, मैं एक बात ये नहीं कहूँगा कि वो हमारे उत्तराखंड पर लागू होती है, उन तमाम पहाड़ी राज्यों में, उन तमाम पहाड़ी क्षेत्रों पे बात होती है, उन तमाम पहाड़ी छोटे कस्बों की बात होती है जहाँ से लोग दूसरे बड़े शहरों में की ओर रुख कर रहे हैं, जहाँ से लोग धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसको आज के ज़माने में पलायन कहा जाता है। हालांकि मनुष्य का स्वभाव है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, लेकिन उस परिदृश्य में हम देखें तो हमारा उत्तराखंड में पलायन जो हुआ है, जिस तरह की बातें हम रखते हैं, उसी पे आधारित मेरी कहानी है। ज़्यादा जो पलायन है वो शारीरिक रूप से तो है ही, मानसिक पलायन ज़्यादा है। मानसिक रूप से हम ज़्यादा अपने आप को यहाँ से बाहर अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं। तो ऐसी एक परिवार की कहानी है, उस पर आधारित कहानी है। आप कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, कहानी आपको अच्छी लगने वाली है। कहानी आप सुनेगा, मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिएगा। उस पीड़ा को मैं भी महसूस करता हूँ, शायद आप भी महसूस करते होंगे। तो कहानी का जैसा कि शीर्षक ही है मानसिक पलायन, और कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। कहानी सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और एक भी पहले भी आते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका ऐसा करना हमें आगे बढ़ाता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो चलते हैं आज की इस कहानी विशेष में। क्या कुछ कहती है कहानी, क्या कुछ जानती है कहानी, क्या कुछ है इस कहानी में, तो ज़रूर सुनिएगा समय निकाल करके। तो कहानी शुरू होती है अब। पढ़ाई के बोझ को देखते हुए नौकरी करने सतीश 12वीं के बाद अपने मामा के साथ मेरठ आ गया। वहाँ एक होटल में नौकरी करनी उसने शुरू कर दी। माँ पिताजी घर की खेती बाड़ी का काम करते थे। खेत से जो पैदा अन्न होता था वो परिवार के भरण पोषण के लिए हो जाता था, लेकिन दवाई, चाय, चीनी के खर्च के लिए तो रुपयों की आवश्यकता होती थी। खेत में इतना अन्न नहीं उगता था कि वह बेचा जा सके, केवल घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो पाता था। साल भर में गाय, बछड़े या बकरी बिक भी गई तो वह आय का मुख्य स्रोत होते थे, जो बच्चों की फीस और 2-4 कॉपियों किताबों को खरीदने के लिए ही पर्याप्त हो पाते थे। सतीश जब गांव छोड़कर गया तो उसे घर की याद आती थी, लेकिन मजबूरी में होटल में काम की व्यस्तता चलते आंसुओं को बहने से वह रोक देता था कि साथी देखकर उसका उपहास न करे, उसका मजाक न बनाए। लेकिन रात को वह अकेले में फूट फूट कर अकेले में आंसुओं के सैलाब को बहने देता। वक्त सब घाव को और हालातों को भर देता है, समझौता करना सिखा देता है। ऐसा ही कुछ सतीश के साथ भी होता है। सतीश सपने देखा करता था, खूब धन कमा लेगा, खूब रुपए पैसा कमा लेगा तो गांव में सबसे ऊपर वाले खेत में एक अच्छा सा मकान बनाएगा, अपनी और अपनी बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करेगा। रात को वह सब खुली आंखों से यह सपने देखते हुए उसकी आंखें कब लग जाती पता ही नहीं चलता था। एक तो दिन भर की मालिक की टीका टिप्पणी, जो काम होटलों में आते उनकी बातें सुन के वह पक भी जाता था, लेकिन मजबूरी और हालात उसको इससे बाहर नहीं निकलने देते थे। ऐसे हालातों में वह दिन भर थका हारा सो भी जाया करता था। हर रोज इन्हीं सपनों में, इन्हीं उधेड़ बुन में वह लगा रहता। समय कब किसका इंतजार करता है वह तो
मुट्ठी की रेत की तरह होता है, जो दरकता रहता है, जो दरकता रहता है। उसका एहसास तब होता है जब मुट्ठी खाली हो जाती है। सतीश की उम्र बढ़ती गई, लेकिन आमदनी में उतनी गति से इजाफा नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। उम्र कब रुकती है? उम्र तो अपनी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और आदमी के जो संसाधन हैं वह उतने ही रहते हैं। वह चाहकर भी कई बार बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत के अनुसार उसको फल नहीं मिल पाता है। ऐसा ही कुछ सतीश के साथ भी हो रहा था। अतः उसने अब फैसला किया कि होटल की नौकरी छोड़ मेरठ में एक स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसकी कोई जान पहचान का था, वह उसके साथ वहाँ चला गया, जहाँ की तनख्वाह तन और मन को उस समय के अनुसार आह्लादित करने के लिए काफ़ी थी, खुश करने के लिए काफ़ी थी। वक्त की गति ने रफ्तार पकड़ी और सतीश की जो दो बहनें थी, उनकी शादी की उम्र जो है अब दहलीज पर पहुंच गई थी। अब उसके घर में उसके माँ बाप उसके रिश्तों की बात सतीश से करने लगे थे कि अब बेटियां जवान हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता करना है, लेकिन कर तो देंगे, लेकिन शादी कैसे करें? वही एक सवाल, यक्ष प्रश्न उनके सामने फिर खड़ा हो जाता। उसकी रिश्ता की चिंता परिवार को होने लगी। बेटियों की उम्र जब शादियों के लिए होती है, तब माँ बाप को उनकी उम्र पूर्णमासी की बढ़ती चांद की तरह लगने लगते हैं। सतीश की जमा पूंजी जो करीबी रखी थी, उसने बचा रखी थी, दोनों बहनों की शादी में लग गई। अब माँ बाप सतीश के लिए भी दुल्हन की तलाश में जुट गए। सपनों की दुल्हन के बारे में सतीश ने भी ख्वाब सजाने शुरू कर दिए। उसका सोचना था कि माँ बाप को बहू जो भी मिले वह घर गांव में रहे, परिवार के साथ रहे, परिवार की देखरेख कर सके, माँ बाप की सेवा कर सके। सतीश का यह सोचना था कि एक वक्त बाद वह भी घर जाकर ही काम करेगा, लेकिन मन की कल्पना, मन के भाव कब था लेते हैं, वह तो बस उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। सतीश की जन्मपत्री भी अन्य जगह जुड़ गई। लड़की देखी, सौर सगोर में तो सतीश को वह पसंद आ गई। सगाई का दिन भी तय हो गया। अब सगाई के लिए अंगूठी और कपड़ों की व्यवस्था करना और अन्य खर्चों की जुगत में वह लग गया। सगाई हो गई, उसी दिन शादी का दिन बार भी तय हो गया और 6 महीने बाद सतीश की दुल्हन ने चौक में अपने कदम रखे तो माँ बाप और सतीश के सपने जैसे सच होते हुए दिखने लगे। सतीश ने कहा, चलो अब कुछ अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। वक्त बदला और सतीश के भी 2 बच्चे हो गए। सतीश की पत्नी रेखा हर रोज़ सतीश को फ़ोन करती और कहती कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई होती नहीं है, अपना तो भविष्य कुछ है नहीं है, लेकिन इन बच्चों को तो पालना ही है, इन बच्चों का तो भविष्य हमें बनाना ही है। गांव में सब देवरानी जिठानी अपने पति के साथ बच्चों को लेकर अपने साथ लेकर चली गई हैं। उधर सतीश की माँ कहती कि तेरे से छोटे भाई बहनों ने अपने लिए 100 गज ज़मीन बाहर शहरों में ले ली है, तुम भी तो अभी तक ज़मीन तक नहीं ली है, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, गांव में तो कोई है ही नहीं। हर रोज़ उसको यही उलाहने मिलते रहते। सतीश करे भी तो क्या करे, उसके जो आमदनी के रास्ते हैं, आमदनी का जो स्रोत हैं, वो सीमित तो हैं। बच्चे बड़े होते जब बच्चे बड़े हुए तो रेखा ने सतीश के कान भरने शुरू कर दिए। हर रोज़ कभी पढ़ाई के बहाने से, कभी अस्पताल के बहाने से, कभी पड़ोसियों के पति के साथ नौकरी में जाने की बात कहकर अपनी मन की इच्छा वह जाहिर कर लेती, तो कभी त्रिया चरित्र दिखाकर वह रूठ भी जाती। आखिर में सतीश को समझौता
करना ही पड़ा। बच्चों सहित पत्नी को लेकर वह मेरठ शहर में चला गया। अभी तक सतीश की गुजर बसर जहाँ कम हो रही थी, अब उसको वहाँ जाकर अपने लिए 2 कमरे लेने पड़े, जिसका कमरे का किराया भी अब बढ़ चुका है। अब बच्चों के आने से खर्च के जो भाव हैं वह पेट्रोल डीजल की तरह दाम कई गुने बढ़ गए। शहर की भागती दौड़ती रफ्तार जितनी आकर्षक लगती है, उतनी अपनी जिंदगी खोखली सी भी लगने लगती है। सतीश हमेशा पत्नी से कहता कि बच्चों की पढ़ाई हो जाए और वह अपने पैरों में खड़े हो जाएं, तो मैं बस गांव में जाकर ही रहूँगा। लेकिन रेखा और उसके बच्चे उसे कहते कि तुमको रहना है तो गांव में तुम रहिए, हमारे लिए तो बस 2 कमरों की व्यवस्था कर दो, हम यहाँ रह लेंगे, तुम रहना अपने उस गांव में और अपने टूटे हुए मकान पर सीमेंट के जितने टाँके तुम्हें लगाने हैं वह लगा देना, हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा गांव है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, हमारी नहीं। पत्नी और बच्चों के आगे सतीश चाहकर भी घर वापस जाने की योजना को साकार नहीं कर पाया। बस वह सोचता रहता कि किस तरह से जिंदगी करवट ले। बहुत समय बाद गांव में सतीश अपने गांव की किसी शादी में गया तो देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। उसके आसपास की जो जितने जमीन थी, उसके जो भाई बंधु थे, उन्होंने सब बेच दी थी और बाहरी प्रवासी लोग, बाहरी अन्य लोगों ने उन जमीनों को खरीद लिया था। कहीं होटल तो कहीं रिजॉर्ट बने हुए थे। गांव में तो 2-4 बुजुर्ग ही थे, लेकिन होटलों और रिजॉर्टों में खूब चहल पहल थी। दिन रात वहाँ पे डीजे की आवाज़ बजती थी, खूब मौज मस्ती नज़र आती थी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और न जाने तमाम लोग जो आए हुए थे, प्रकृति का वह खुले आनंद ले रहे थे और जिनकी ज़मीन जायदाद प्रकृति के गोद में होते हुए भी वह बंद कमरों में घुटकर शान से जीने का दिखावा कर रहे हैं। वह यही सोच रहा था और खुद भी सोच रहा था कि देखो मेरे पास इतना यहाँ पे ज़मीन पड़ी हुई है और मैं किस तरह घुटन भरी ज़िंदगी वहाँ जी रहा हूँ। वास्तव में शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से हैं। हमने मान लिया कि गांव में सुख सुविधाएं नहीं हैं, जबकि पहाड़ों में अमन चैन और सुख शांति है। उसके साथ के लोग कहते कि नहीं, देखो पहाड़ों में आपदाएं कितनी आती हैं, कितने संकट आते हैं। तो तब सतीश कहता, क्या शहरों में बाढ़ नहीं आती हैं? क्या शहरों में बीमारियां नहीं आती हैं? क्या शहरों में रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं? मौत तो किसी जगह भी नहीं रुकती है, मौत को तो कहीं भी आना होता है, वो तो आ ही जाती है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सतीश ने मानसिक रूप से रिवर्स पलायन करने का एक दृढ़ निश्चय कर लिया है और प्रण लेकर चला गया कि अगली बार वह जब आएगा तो शारीरिक रूप से भी वह रिवर्स पलायन करेगा और मानसिक रूप से भी वह रिवर्स पलायन करेगा। क्या सतीश को रिवर्स पलायन करना चाहिए? अपने कमेंट में आप अवश्य बताइए। आपको कहानी कैसे लगी यह भी ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार।